Good morning, students. Our today topic is force act on a current carrying coil placed in a magnetic field. यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। लास्ट डे अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी वायर को प्लेस्ड करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। उसका फोर्स F = BIL sin थीटा और डायरेक्शन के जो है वो हमने निकाला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज बॉडी को रख दें तो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स F = BQV sin थीटा और उसका भी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को एक जो स्ट्रेट वायर ली उसको फोल्ड करके एक कॉइल बना देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। एक कॉइल बना देंगे इस प्रकार से और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम कॉइल रख देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमको तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉइल रख रहे हैं इसमें एक करंट फ्लो कर रहे हैं। लेट करंट हम इस प्रकार से फ्लो करते हैं और ये ऐसे टर्न होके यहाँ से वापस जाती है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में और यदि हम ABCD यदि हम कॉइल को देखें तो हम देखेंगे कि AB डायरेक्शन में A से B करंट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट जो करंट कैरिंग वायर थी, कंडक्टर था, उस तरह का बिहेव करेगा और उसमें एक फोर्स एक्ट होगा। अब ये फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यदि हम निकालें तो हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स जो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल यदि हम x एक्सिस में B ले लें, y एक्सिस में यदि हम करंट ले लें तो z एक्सिस XY के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस में हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा इस पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये BC की यदि हम बात करते हैं तो BC और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए थीटा = 0, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब यदि हम C से D की बात करते हैं तो यहाँ पर AB के कंपैरिजन में डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड नीचे की ओर डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होगा। बट वो फोर्स जो होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगा और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि टू फोर्स एक दूसरे के अपोजिट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये हमको टू फोर्सेस इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब कभी भी टू फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट अलग अलग पॉइंट पर लगते हैं और सेम फोर्स लगते हैं तो उस समय एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर एक्ट होने लग जाता है, और ये कपल ऑफ फोर्स जो है इस आर्मेचर कॉइल को इस प्रकार से रोटेट करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर कॉइल को प्लेस्ड कर दिया जाए तो उस पर एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट होगा जो कि इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने लग जाएगा। और यहाँ पर जब कपल ऑफ फोर्स कितना एक्ट होगा, तो कपल ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क को उसका सिंबल होता है टाउ। ये टाउ जो है ये टॉर्क कहते हैं इसको। तो ये टॉर्क कितना लगेगा, तो ये टॉर्क = होता है कोई भी एक फोर्स, ये दो फोर्स जो लग रहे हैं ना,
इन दो फोर्स में से कोई भी एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर BIL साइन थीटा ये तो हमारे फोर्स की वैल्यू हो गई, और B जो है स्मॉल b यहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल b हो जाएगा दोनों जो वायर हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर BILB साइन थीटा इतना फोर्स, इतना टॉर्क उसके अंदर लगेगा। अब यहाँ पर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ किसकी, कॉइल की लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू होता है एरिया। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा BIA साइन थीटा। तो यदि कोई कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, BIA साइन थीटा टॉर्क लगेगा। और ये आर्मेचर कॉइल इस टॉर्क के कारण से यहाँ पर एक्सिस के अराउंड दोनों क्या करेगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ काम आता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल यही है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया जाए तो उस पर एक क्या लगता है, एक फोर्स एक्ट होता है, एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट करता है जो कि उस कॉइल को रोटेट करने लग जाता है। अब ये मोटर कहाँ यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर डेली लाइफ में हम बहुत जगह देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हमको मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होती है, फ़ैन के अंदर यूज़ होती है। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर, फ़ैन के अंदर हम जो मोटर यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमको आगे स्टडी करना है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक डीसी मोटर। डीसी मोटर डायरेक्ट करंट मोटर मीन्स ये मोटर डायरेक्ट करंट सप्लाई करने से चलती है। डायरेक्ट करंट हमको किससे मिलती है, बैटरी या सेल से। टू टाइप की करंट है, AC एंड DC। तो हमको यहाँ पर DC मोटर पढ़ना है, मीन्स डायरेक्ट करंट से चलने वाली मोटर पढ़ना है। अल्टरनेटिव करंट जो हमारे हाउस में आती है वो अल्टरनेटिव करंट होती है, जिससे हम लोग अपने घर का पूरा काम करते हैं, लाइट जलाते हैं, सब फ्रिज चलाते हैं, सब अल्टरनेटिव करंट है। अभी हम जो बैटरी से मिलेगी, सेल से मिलेगी, वो डायरेक्ट करंट है। तो यहाँ पर टू टाइप की मोटर होती है, DC मोटर और AC मोटर। तुम्हारे कोर्स में है DC मोटर, तो हम अब पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट मोटर। तो ये हमको किससे मिल रही है, बैटरी से या फिर सेल से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर convert electric energy into mechanical energy. It is a definition of electric motor. अब what is electric energy? हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं आर्मेचर कॉइल को, वो हमारी है इलेक्ट्रिक एनर्जी। उस आर्मेचर कॉइल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं, तो वह आर्मेचर कॉइल रोटेट होने लग जाती है, मीन्स वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन द मैकेनिकल एनर्जी का ही एक टाइप है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका प्रिंसिपल क्या है? Electric motor is based on the fact that a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field experience a force. Magnetic field के अंदर हम यदि एक कंडक्टर रख दें जो कि जिसमें हम करंट फ्लो करें तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा और वही फोर्स उसको रोटेट कराएगा। यही डीसी मोटर का प्रिंसिपल है। अब डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है? इसके अंदर मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आर्मेचर कॉइल। ये जो कॉइल हमने अभी डिस्कस किया था कि एक आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके हम एक आर्मेचर कॉइल बनाते हैं। यहाँ डायग्राम में ABCD ये जो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर कॉइल है।
यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डाला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ईजिली इसके अंदर से पास हो जाए, जिससे हमें इसके चारों ओर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे। फील्ड सेकंड है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट मीन्स हमको एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे N और S, ये डायग्राम में दिख रहा है, N और S 2 पोल्स इस आमने सामने रख देंगे। नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी और किस में जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। थर्ड है स्प्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर। These are two halves of the same metallic ring S1 and S2. The ends of the armature coil are connected to these halves which also rotate with the armature coil. अब यहाँ पर स्प्लिट रिंग का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक कॉपर का या किसी मेटल का एक रिंग ले लिया जाता है और उस रिंग के 2 भाग कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 हाफ्स मिल जाते हैं इस प्रकार से, और ये 2 हाफ्स जो होते हैं यही स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर का काम करते हैं। अब ये स्प्लिट रिंग का जो है ये आर्मेचर कॉइल से, जो आर्मेचर कॉइल का कॉर्नर होता है उससे ये अटैच होता है, और ये आर्मेचर कॉइल के साथ ही साथ रोटेट होता रहता है। आर्मेचर कॉइल यदि जैसे टर्न होगा वैसे वैसे ये स्प्लिट रिंग भी टर्न हो जाएंगी। तो स्प्लिट रिंग का वर्क क्या है, तो स्प्लिट रिंग जो है वो डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है। इसके थ्रू हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब इसके बाद है ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पर इस स्प्लिट रिंग को कॉन्टीन्यूस करंट मिलती रहे, क्योंकि स्प्लिट रिंग को कॉन्टीन्यूस करंट मिलेगी तो वह करंट कहाँ जाएगी, आर्मेचर कॉइल में जाएगी। तो आर्मेचर कॉइल को भी करंट कॉन्टीन्यूस चाहिए, तो इसके लिए ब्रशेस लगाए जाते हैं। दीज आर 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स विच शोज एज B1 and B2, which are so fixed that they constantly touch the revolving split rings. ये B1 और B2 वैसे तो कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं और वो अपनी इस पे प्लेस से नहीं हिलते हैं, लेकिन वो स्प्लिट रिंग से हमेशा टच करते रहते हैं। हाफ साइकिल में B1, जैसे यहाँ B1 और B2 2 ब्रशेस दिए हुए हैं, तो B1 जो है वो हाफ साइकिल में S1 स्प्लिट रिंग से अटैच रहेगा, और आधे जब टर्न हो जाएगी कॉइल तो आधे हाफ साइकिल में वो S2 से अटैच रहेगा। मीन्स वो किसी ना किसी स्प्लिट रिंग को टच करता रहेगा, भले वो S1 को करे या S2 को करे। और तो यदि वो टच करेगा तो करंट कॉन्टीन्यूस जो है वो आर्मेचर कॉइल में जाती रहेगी। तो ब्रशेस का काम होता है कॉन्टीन्यूस करंट आर्मेचर कॉइल को देते रहना थ्रू स्प्लिट रिंग। लास्ट है बैटरी। करंट फ्लो करने के लिए, करंट के लिए हमको कोई सोर्स चाहिए रहता है, तो वो सोर्स है बैटरी, और इस बैटरी से हम ब्रशेस को अटैच कर देते हैं। ब्रशेस जो है स्प्लिट रिंग से टच में रहते हैं और उससे आर्मेचर कॉइल को करंट मिलती रहती है। तो ये हमारे डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। When current flows through the coil, arm AB and CD experience magnetic force. पहले हमने डिस्कस किया है। According to Fleming left hand rule, arm AB of the coil experience a force in the downward direction. Similarly, CD of the coil experience a force in the upward direction. Both these forces are equal and opposite, and it's opposite in direction. Two equal and opposite force acting on armature coil constitute a couple of force. This couple of force rotates the coil in clockwise direction. After completed one full rotation, when the
commutator comes in contact with brushes B1 and B2, after rotation the direction of current in arm AB and CD is reversed. The force acting on arm AB is in the upward direction and the force acting on the arm CD is the downward direction. These two equal and opposite forces again constitute a couple, and this couple rotates the coil again in the clockwise direction. Thus the coil of DC motor continues to rotate in the same direction. Hence electric energy is converted into mechanical energy or kinetic energy of rotation. एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं. अब फिगर 1 में आप देखिए, फिगर 1 में आप लोग देखोगे नॉर्थ और साउथ 2 पोल्स हैं और उसमें कॉइल रखी हुई है ABCD. इस कॉइल के कॉर्नर पे 2 स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं S1 और S2, और इस S1 के साथ अभी B1 टच कर रहा है और S2 के साथ B2 टच कर रहा है, और B1 का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से है और B2 का कनेक्शन बैटरी के निगेटिव पॉइंट से है. अब जैसे ही करंट फ्लो होती है तो पहले वो करंट बैटरी से B1 में जाती है, B1 से S1 में जाती है, और S1 से A से B की ओर जाती है, और B से C की ओर, और C से D की ओर, और फिर D से ये S2 में जाएगी, S2 से B2 में जाएगी, और B2 से ये रिवर्स हो जाएगी. तो इस तरह से यहाँ पर एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है. लेकिन जैसे ही करंट B1 से S1 में जाती है तो S1 से वो किस में जाएगी, AB आर्म में जाएगी. AB आर्म में जैसे ही करंट जाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है A से B, तो यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर एक फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एक फोर्स F इसके अंदर एक्ट होने लग जाता है, और एक एक्सपीरियंस होता है फोर्स को. उसका डायरेक्शन यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करने लग जाता है. इसके बाद BC, ये करंट कहाँ जाती है, BC. अब BC में जब करंट जा रही है तो वो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, पैरेलल है. अब दोनों पैरेलल है इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स इज इक्वल का फार्मूला है BIL साइन थीटा, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा. अगेन अब करंट C से D में जा रही है. जब C से D में करंट जाएगी तो यहाँ पर भी यह करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन AB के अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे AB आर्म में थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब इस AB में यह फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, इसलिए यह फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अब तुम्हारी तरफ लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पर 2, और फिर वो D से A में जाएगा तो अगेन पैरेलल है इसलिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो यहाँ पर हमको सिर्फ देख रहे हैं कि AB और CD सिर्फ 2 ही आर्म है जहाँ पर ये फोर्स लग रहे हैं, और ये फोर्स भी ऐसे लग रहे हैं कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो ऐसा होने से एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर एक्ट होने लग जाता है, फोर्स का कपल लगता है, और ये फोर्स का कपल जो है ये क्या करेगा, इस आर्मेचर कॉइल को एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा. जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो आधा रोटेशन जब कंप्लीट होगा तब क्या होगा, तब आप फिगर 2 देखिए, तब नॉर्थ पोल के सामने CD आर्म आ जाएगी और साउथ पोल के सामने AB आर्म आ जाएगी. अब चूँकि CD के साथ S2 स्प्लिट रिंग अटैच है और AB के साथ S1 स्प्लिट रिंग अटैच है, इसलिए CD के साथ में S2 आ जाएगा और AB के साथ S1 आ जाएगा. मीन्स आर्मेचर कॉइल तो रोटेट होगी, साथ में ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट हो जाएंगे. अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम देखें कि जो ब्रश है B1 ब्रश अब S2 से अटैच हो गया है और B2 जो है वो S1 से अटैच हो गया है. यहाँ देख रहे हैं ना अपन, करंट डायरेक्शन करंट का बदल दिया उसने. तो यहाँ पर अब हम देखें कि फिर से
करंट जो है वो बैटरी से जा रही है, पहले कहाँ जाएगी S2 में, फिर S2 से कहाँ जाएगी DC में, फिर DC से CB में, फिर CB से BA, BA से फिर वापस S1 और फिर ये टर्न होके बैटरी के पास आ जाएगी हाफ साइकिल के बाद, आधी साइकिल के बाद। तो यहाँ पर देखो CD में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो सेम पैटर्न मिल गया जैसा अपन को पहले AB में मिला था, वैसे ही पैटर्न यहाँ CD में मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर भी जो डायरेक्शन में लगेगा, तो अब CD में फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और सिमिलरली BA जो है उसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, बट ये फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड में लगेगा। तो फिर एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर एक्ट हो जाएगा, फिर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो पहले फिगर 1 में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, फिगर 2 में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में रोटेशन शुरू हो गया है। तो ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो है कॉइल वो रोटेट होने लग जाएगी और इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज। यदि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो DC मोटर है उसकी स्पीड आर्मेचर कॉइल की अच्छी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहे, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू BIA साइन थीटा। अब यदि हमको टाउ को इंक्रीज करना, NBIA, अब नंबर ऑफ टर्न्स भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, NBIA साइन थीटा। तो यहाँ पर टाउ जो है फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ मतलब F इंटू L, F इंटू B मीन्स फोर्स ही है। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मीन्स आर्मेचर कॉइल के अंदर यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यदि स्ट्रॉन्ग कर दें, हम स्ट्रॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा दें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हमको मोटर जो है उसकी स्पीड ज़्यादा मिलेगी। थर्ड है करंट, यदि हम करंट स्ट्रॉन्ग कर दें तो भी हमको फोर्स जो है वो ज़्यादा मिलेगा। फोर्स जितना ज़्यादा मिलेगा मोटर उतनी स्पीड से जाएगी, रोटेट होगी। और लास्ट में ए मीन्स क्रॉस एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल की लेंथ और विड्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसके कारण से हमारी मोटर की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा। एंड लास्ट है थीटा, तो साइन थीटा तो हमारा थीटा 90 डिग्री आ ही रहा है बोथ केस में, हम AB और CD दोनों आर्म्स में देख रहे हैं, तो थीटा 90 डिग्री है इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से 4 फैक्टर्स NBIA, इन चारों में यदि हम चारों को इंक्रीज कर सकते हो, ये भी एक लिमिट तक इंक्रीज होते हैं, तो हम उससे DC मोटर की पर फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं और फोर्स इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये DC मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन कि DC मोटर का कुछ यूज़ बताओ। तो DC मोटर इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार, रोलिंग मिल, इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इन सब में DC मोटर का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल करने की जो मशीन होती है, इलेक्ट्रिक फैन, हेयर ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, इन सब में टेप को रोटेट करने के लिए, रिकॉर्ड को रोटेट करने के लिए, इन सब में मोटर लगती है। कौन सी मोटर? DC मोटर लगती है। इट इज़ यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, ब्लेंडर्स, वॉशिंग मशीन, जहाँ पे भी तुम कोई चीज़ को रोटेट करता हुआ, फैन, है ना, इन सब में इलेक्ट्रिक DC यूज़ ऑफ DC मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से तुम लोग का आज का चैप्टर कंप्लीट है, DC मोटर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इट्स यूजेस।